ईरानी सदर इब्राहिम राइसी एक अफसोसनाक वाक़या है जिसके अंदर 9 अफराद ईरानी सदर समेत शहीद हो गए और हेलीकॉप्टर का हादसा है। इसको खबर को पढ़ते ही जनरल ज़िया वाले हादसे की याद ताज़ा होगी। कुछ ऐसा ही वाक़या था, 2 त्यारे उड़े भावलपुर से, लेकिन एक त्यारे को हादसा पेश आया जिसमें जनरल ज़िया भी थे और पाकिस्तानी फ़ौज के कई और भी सीनियर जनरल्स उसके अंदर मौजूद थे। सदर रईसी वाला वाक़या जो है उससे मिलता जुलता है। 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और एक को हादसा पेश आता है। मौसम की ख़राबी उसकी बुनियादी वजह करार दिया गया। ज़्यादा तहकीकात होंगी तो खुल के मामला सामने आ जाएगा कैसल वजूहात क्या थी, लेकिन एक ब्रदर दोस्त इस्लामी मुल्क अभी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गए तो एक अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान के अंदर के मामलात की तरफ आ जाएँ तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इशू आजकल हॉटली डिस्कस हो रहा है, डिबेट हो रहा है, वो है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के बाहमी ताल्लुकात। मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे गैर आइनी गैर कानूनी कामों में माजी के अंदर जजेस और जनरल्स का जो गठजोड़ था वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता रहा, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसी सूरत हाल है कि बज़ाहिर तासुर ही हमें मिल रहा है कि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं बेशुमार मामलात के अंदर, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन टकराव हो तो वो रियासत का मफाद उसमें सर्व नहीं होता। टकराव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन लेनी चाहिए और अपने अपने इदारे का काम करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को डट के अपना काम करना चाहिए और जुडिशरी को डट के ज़ोर शोर के साथ डंके की चोट पे अपना काम करना चाहिए। दोनों जब एक दूसरे की लाइन क्रॉस करें या एग्जेक्टिव के मामलात के अंदर मुदाखलत शुरू करें तो ये वो स्टेज होती है जब गवर्नेंस आपकी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान में 75 सालों के अंदर हम बेशुमार मसाइल देखते हैं। कोई अगवा बराए तावान का केस हो या मिसिंग पर्सन का केस हो या आपको पुअर गवर्नेंस फेडरल लेवल के ऊपर नज़र आती है तो किसी को ये तय नहीं कर पाता उसका रुख मुतय्यन किसने किया। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान से रिलेशंस के मामलात हैं, तो आपको वफाकी हुकूमत से पूछे तो वो कहेंगे कि नहीं, अफ़गानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ये पॉलिसी हम एग्जेक्टिव में बैठ के एक पोलिटिकल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, हमें GHQ से इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। मिसिंग पर्सन के ऊपर एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही के अंदर एक कमीशन बनाया गया, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं होता। पूछिए कि क्यों नहीं हल होता, तो उसके ऊपर भी सामने तो आपको कोई ऑन नहीं करेगा, लेकिन पीछे बताएंगे कि पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल ऐसी है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस रीजन के अंदर वो ऐसी है कि आप सिक्योरिटी इदारों का जो रोल है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। इस तरह के आपको जवाब सुनने में मिलते हैं। मैं बेशुमार दफ़ा हमें जब बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स होती हैं तो मैं सबको कहता हूँ, जिसमें यूनिफॉर्म के अंदर जो मौजूद अफसर हैं उनको भी कह चुका हूँ कि जो पाकिस्तानी शहरी है उसको आप किसी भी जुर्म में पकड़ के सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उसे मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसे अकाउंट फॉर होना चाहिए। एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो कोई दहशत गर्दी के वाक़े में जिसको आपको जेट बुलाया कर सज़ाए मौत देनी है, वो भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो एक शायर फरहाद जिसके ऊपर ये सारा मामला आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, आज उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी पावरफुल पोजीशन ली, लेकिन पावरफुल पोजीशन तमाम मिसिंग पर्सनस के ऊपर लेनी चाहिए और उसूली मौक़िफ़ तो ये होना चाहिए कि कोई पाकिस्तानी सरज़मीन से मिसिंग हो ही ना। लेकिन क्या हम सारे मामलात के अंदर ये रवैया आज तक रख पाएँ, या नाकाम है तो क्यों नाकाम है? कभी हमें इसके ऊपर बैठ के सोचना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हैं। कभी सेफ पैसेज देना और कभी किसी इशू पे स्टैंड लेना, इसके अंदर कोई पिक एंड चूज़ तो हो ही नहीं सकता। हर एक एवरी सिंगल पर्सन जो है उसका ये हक़ है पाकिस्तानी रियासत के ऊपर कि वो किसी भी मामले के अंदर जब किसी एक इदारे से उसको शिकायत हो तो दूसरा इदारा जो है उसकी दाद रसी के लिए है। एग्जेक्टिव इस मामले में आम तौर पर हाथ उठा देती है। आज भी हमने लॉ मिनिस्टर को देखा कि वो वज़ाहती बयानात देने आ गए कि ये टकराव वाली कैफियत या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसे बयानात सुनने में नहीं नज़र आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मैं तो ख़ुद कह रहा हूँ कि टकराव से पाकिस्तानी मफादात मुतासर होते हैं। पाकिस्तानी रियासत का मफाद ये है कि तमाम इदारे मिल के यकसुई के साथ एक ही रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करें, और वो ये है कि अपने लोगों को और अपनी रियासत को किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्व करना है। तो आज प्रोग्राम में इसी से आगाज़ करते हैं, फिर देखते हैं आगे चल के एक दो नए बयान भी आए हैं वीकेंड के ऊपर जिसमें वो लंदन प्लान का जिक्र करते हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से। ये नवाज़ शरीफ साहब भी मौसम और मौका देख के बयान देते हैं और फिर चुप साध लेते हैं। पाकिस्तान आने से पहले लंदन में उन्होंने एक बयानिया पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बयानिया वो खुद ही एक ही बयान के बाद खड़ा रखने में नाकाम हो गए। वो बयानिया ये था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेकर बताना है कि इनकी वजह से उनकी हुकूमत गई और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो फ़ौजी इदारों की मुदाखलत है कितनी पाकिस्तान का उससे नुकसान हुआ है। लेकिन उनका इस बयान से फ़ौरी बाद शहबाज शरीफ साहब को जहाज़ पर चढ़ा के लंदन भेजा गया और नवाज़ शरीफ साहब ने आज तक दोबारा उस बयानिए को दोहराया नहीं। तो ज़हीरुल इस्लाम वाला बयान दे के भी पता नहीं उस पर कायम रहेंगे या नहीं दोहराएंगे दोबारा। इसको प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करते हैं। जो शुक्र है आज प्रोग्राम में हमारे साथ ज़ैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं PMLN से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। ज़ैन साहब, जो जुडिशरी से बाज़ फ़ैसले
पीटीआई को बाज़ केसेस के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हुआ है 1 साल के बाद, मिलना चाहिए। बाज़ बेहुदा किस्म के सज़ा के फैसले थे लोअर कोर्ट से, आई होप कि वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से वो भी उड़ जाएंगे। लेकिन ये फरहाद वाले मामले के अंदर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वर्सेस जो हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या एसआई का एक कैफियत नज़र आती है, इसकी क्या वजूहत हैं? इसके पीछे जाएं तो आज लॉ मिनिस्टर ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुझे उसकी वजूहत समझ नहीं आई कि लॉ मिनिस्टर को क्यों करनी पड़ी। मलिक साहब बड़ी मेहरबानी, आपने शो पे दावत दी। सर मेरी ज़ाती राय इसमें है कि इसको बिला वजह मामले को उलझाया जा रहा है। क्यों? पहले मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, जज साहब ऑनरेबल जस्टिस ने अगर रिमार्क्स दिए, मेरा नहीं ख्याल था कि आज लॉ मिनिस्टर रूफ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत थी। सर बात बड़ी बुनियादी सी है, एक बंदा लापता है, जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि उनको सुबह पेश होना चाहिए। उन्होंने सुबह 11 बजे का टाइम दिया, फिर ग़ालिबन उन्होंने 1:30 बजे का टाइम दिया, 3 बजे का टाइम दिया, 2-3 उन्होंने ऐसे टाइम दिए और वो बंदा नहीं पेश हुआ। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो अहलकार हैं मैं उनको समन करूंगा। आईजी का उन्होंने नाम लिया, सेक्रेटरी इंटीरियर का नाम लिया, सेक्रेटरी डिफेंस का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने काबीना की और प्राइम मिनिस्टर की बात की। अब लॉ मिनिस्टर का जो फोकस है सारा वज़ीर आज़म के ऊपर था, तो बात को उस नौबत तक ही ना पहुंचने दें। लॉ मिनिस्टर का सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे फोकस नहीं था, मुझे लगता है लॉ मिनिस्टर आईएसआई वाले मामले पे ज़्यादा नाराज थे कि आईएसआई का नाम क्यों। तो सर वहां तक उस नौबत तक भी बात ना पहुंचने देना। बात बड़ी सिंपल है कि हम बात करते हैं, अब आप, मैं, बिलाल, हम सारे बात करते हैं कि इस मुल्क में जो अदलिया है उसको आज़ाद होना चाहिए। हम बात करते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर एक पाकिस्तान का कोर्ट एक बंदे को समन कर रहा है या कह रहा है कि एक बंदे को प्रोड्यूस किया जाए और उसके बावजूद भी बंदा नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो कोर्ट ने अपनी साख भी तो बचानी है ना, कोर्ट ने अपनी रिट भी तो कहीं पे कायम करनी है। आप अगर मिसिंग बंदा है, उस बंदे को बाजियाब करके कोर्ट के आगे ले आए, मेरे ख्याल से मसला वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, उसके ऊपर एक रिजिड स्टांस ले लेना, मेरे ख्याल से ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। आप क्या कहते हैं कियानी साहब? मेरे तो ख्याल में उन्हें प्राइम मिनिस्टर को तलब करना चाहिए था आईएसआई को ललकारने से पहले प्राइम मिनिस्टर को बुलाते। बताओ भाई, बंदा मिसिंग है तो कैसे मिसिंग है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मैंने भी कुछ उसके टिकर्स ही देखे हैं जो रिमार्क्स पास किए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी कि देखिए एक ओवरऑल एक इन्वायरमेंट है जिसमें रोज़ाना ही कोई ऐसी बात आ रही है जुडिशरी से रिलेटेड, और ये जो एक इदारों के दरमियान तनाव का एक बातचीत चल रही है, इस इन्वायरमेंट में इसको नीचे लाने के लिए, टेम्परेचर्स को नीचे लाने के लिए और इंश्योर करने के लिए ये मामला उलझने के बजाय सुलझे, आई थिंक सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मैं ये ज़रूर समझता हूँ। और बाद में आज़म तारर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक बुनियादी तौर पे थी रिगार्डिंग जो नए सोशल मीडिया से रिलेटेड लॉज बन रहे हैं, और उसकी एक कमेटी का ऐलान था जो जिसके कन्वीनर राना सनाउल्लाह साहब है, और उसमें दीगर इत्तेहादी जमातों के को भी शुरा होंगे। लेकिन उन्होंने उसके बाद फिर इस काम के लिए नहीं, वो क्योंकि ही मेंशन कि मैं आते हुए देखे रिमार्क्स कोर्ट से, तो उन्होंने फिर उसका जिक्र वहाँ पे ज़रूर किया। तो मैं उनकी बात की तायीद करूँगा कि एक तहम्मुल मिजाजी तो ज़रूर, वेदर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, तो यकीनन वो अपने जो फैसले हैं वो अपने पेन से सुनाते हैं, और रिमार्क्स में यकीनन करनी चाहिए। अब देखिए उनने वहाँ पे मैंने जो जितना मामला फॉलो किया है, हुकूमती जो मुतलका इदारे थे उन्होंने आके अपना एक जवाब दिया, उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा जी इनकी तहवील में नहीं है और उनको ढूंढ रहे हैं। मगर फिर जज साहब ने शायद कोई बात की कि जी हम वज़ीर आज़म को सामने बिठा के ये करेंगे। तो पॉइंट इज़ कि इससे कोई मामला बेहतर तो नहीं होता। देखिए अब उन्होंने अदालत को बताया कि हमने अगवा का पर्चा दर्ज कर दिया, ठीक है कर दिया दर्ज, लेकिन मिसिंग बंदा होना नहीं चाहिए। ये प्रिंसिपल तय करना। अगर आके इसकी जस्टिफिकेशन देंगे ना, लॉ मिनिस्टर की मैं मजम्मत करता हूँ, जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। मेरी गुजारिश सुने, मैं बिल्कुल लॉ मिनिस्टर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हर साइड को इंक्लूडिंग द जुडिशरी शुड शो रिस्ट्रेंट एंड बी केयरफुल विद द रिमार्क्स दे पास। आप अपने पेन से फैसला सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। किसी भी शख्स को मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए, मिसिंग पर्सन को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मुल्क में एक भी शख्स लापता नहीं होना चाहिए। कोई गिरफ्तार है तो उसके रिश्तेदारों को सबको पता होना चाहिए वो कहाँ पे। इस बात